Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 15 of chapter number 2, class 9th, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Before starting a video, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. Solving a biological problem. Dear students, as you know that we have completed our chapter number 2 and today we are going to start how to solve the multiple choice questions. हमें एक स्टेटमेंट दी गई होगी, साथ उसके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने बेस्ट सूटेबल आंसर को सिलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से। विच वन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड? डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने अपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बायोलॉजिकल मेथड होता है जिसके ज़रिए हम रिजल्ट्स और कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है MCQs में कि सबसे पहला स्टेप कौन सा आता है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। ठीक है, हमने 5 स्टेप पढ़े थे शुरू के। सबसे पहला जो स्टेप था वो था रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, फिर उसके बाद था ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन और फिर एक्सपेरिमेंट। लेकिन आप इनके आंसर में देखें कि हमें रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम का नहीं बताया गया। ठीक है, तो मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर जो इन्हें ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे पहला कौन सा आता है कि बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला स्टेप कौन सा है? तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? ऑब्जर्वेशन। कि सबसे पहले हम किसी जब एक्सपेरिमेंट को करते हैं, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद हम उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस चीज़ के ऊपर मुशाहिदा करते हैं। ठीक है, अपने पिछली रिसर्च को भी देख के, अपने एक्सपीरियंस को भी देख के उसके ऊपर क्या करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा करने के बाद उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस निकालते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर इसमें क्या है? सी इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो है ऑब्जर्वेशन, के फर्स्ट स्टेप बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने का ये है, वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेरिमेंट टू नो दैट प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड सेल। ठीक है, कि किस तरह, कौन सा तरीका ऐसा है कि जिसमें हमें ये पता चलता है, ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि प्लाज्मोडियम जो है वो रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, हमें कैसे पता चला, कि किस एक्सपेरिमेंट से पता चला? ठीक है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये जानते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो एक मॉस्किटो है, मलेरिया काज करने का एक एजेंट है, और ये मॉस्किटो के अंदर होता है। और ये आता किधर से? ये मॉरिशस से आता है। ठीक है, बेड कहा था, फिर मॉरिशस प्लेसेस से कहा था। ये एक मॉस्किटो होता है, उसके अंदर, उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर प्लाज्मोडियम होता है जो स्टमक के अंदर पड़ा होता है, फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आता है, और जो ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वहाँ जाके ये मलेरिया काज करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है या वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए हमें ये पता चला था, ठीक है, या किस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि प्लाज्मोडियम जो है रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 में इसको डिस्कस करते हैं। नंबर ए, एग्जामिन द ब्लड ऑफ सिंगल हेल्दी पर्सन। नंबर ए जो ऑप्शन दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि जो एक हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड को टेस्ट किया और हमें पता चला। इसका आंसर ये नहीं है, ये क्रॉस। ठीक है, क्यों क्रॉस है? अगर एक हेल्दी पर्सन को, पहली बात ये है कि हेल्दी पर्सन को तो मलेरिया हुआ नहीं है, तो मतलब हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर मलेरिया प्लाज्मोडियम नहीं होगा, तो ये तरीका गलत है। एग्जामिन द ब्लड ऑफ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन, कि सिर्फ एक आदमी का ब्लड टेस्ट किया जाए जो मलेरिया से इन्फेक्टेड है और उससे ये हमें पता चला। ये आंसर भी नहीं है, सिर्फ एक आदमी से तो पता चलता ही नहीं है। अगर सिर्फ एक बंदे का हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आएंगे, तो ये भी क्या है? रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलते हैं नंबर 3 की तरफ। अलाउ मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी पर्सन एंड एग्जामिन हिज ब्लड। ठीक है, कि मॉस्किटो को एक हेल्दी पर्सन के ऊपर छोड़ा जाए
वो उसको बाइट करे, फिर उसके ब्लड को चेक किया जाए, ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक ही पर्सन को वो बाइट करेगा तो इसमें एरर आ सकती है, हमें सही रिजल्ट नहीं मिलते, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। नंबर 4, एग्जामिन द ब्लड ऑफ सम हेल्दी पर्सन एंड आल्सो सम इन्फेक्टेड पर्सन, कि हेल्दी पर्सन का भी ब्लड लिया जाए, उसको चेक किया जाए, और इन्फेक्टेड ब्लड पर्सन का भी ब्लड लिया जाए और उसको चेक किया जाए, तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो ट्रू होंगे। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्यों? जो हेल्दी पर्सन है हमने उसको कंट्रोल लिया, और जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन वो हमने क्या लिया, वेरिएबल लिया। तो हमने कहा था ना कि एक्सपेरिमेंट के अंदर एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप भी होता है, तो हेल्दी पर्सन हमने कंट्रोल ग्रुप लिया, साथ अपना इन्फेक्टेड पर्सन लिया, इन दोनों को ब्लड चेक किया, प्लाज्मोडियम चेक किया, और इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आया वो एक्यूरेट आए। तो उसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, वो है सी। सी इज़ द बेस्ट आंसर, सॉरी डी इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, जो डी ऑप्शन है इसका वो है बेस्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एनालाइज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि कौन सा बेस्ट तरीका ऐसा है जिसमें हमें ये पता चले कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, या वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका जो डेटा कलेक्ट किया है हमने उसको एनालाइज करना है। ठीक है, किस तरीके के साथ हम अपने एक्सपेरिमेंट के डेटे को कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। रीडिंग द डेटा एंड ड्राइंग द कंक्लूजन, कि डेटा को पढ़ें और कंक्लूजन बता दें कि हमने ये चेक किया कि हमारे KPK के अंदर कितने इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उनका जो हमें एक डेटा मिला उनको सिर्फ हमने पढ़ा और बता दिया कि 50 आदमी इससे इन्फेक्टेड हैं, तो ये कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर इसका रॉन्ग है। नंबर 2, डिस्कशन विद साइंटिस्ट, कि अपने साइंटिस्ट के साथ हम इसको डिस्कस करें। ठीक है, क्यों? ये भी रॉन्ग है। हम साइंटिस्ट के साथ डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि साइंटिस्ट भी जब तक इस डेटे को बाकायदा एनालाइज नहीं करेगा, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल फार्मूले अप्लाई नहीं करेगा, उसको फार्मूले के ज़रिए चेक नहीं करेगा, तो उसका आंसर नहीं बता सकता। सिंपल कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर, कि सिंपल हम उसको कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करें, ये भी आंसर गलत है। नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला, कि हम स्टैटिस्टिकल फार्मूला के ज़रिए उसको चेक करें। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके ज़रिए हम स्टैटिस्टिकल फार्मूला डालते हैं और उसको चेक करते हैं, तो ये बेस्ट आंसर है। ठीक है, कि स्टैटिस्टिकल फार्मूला हम जब यूज़ करेंगे तो हमें उसका बेस्ट आंसर मिलेगा, और ये आंसर जो ऑप्शन डी है ये क्या है, इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, सो द ऑप्शन डी इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया। वाई, कि वो लोग जो स्मोकी फायर के करीब रहते हैं उनको मलेरिया कम होता है। क्यों? क्वेश्चन पूछा गया है कि वो लोग जो स्मोकी फायर, वहाँ उस जगह पे जहाँ पे धुआं ज़्यादा हो, जहाँ पे आग जलाई हो, ठीक है, उस जगह पे जो लोग सोते हैं, उस जगह के पास जब सोते हैं तो उनको मलेरिया कम होता है। क्यों? वजह क्या है? ठीक है, देखते हैं। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि जो स्मोक है वो उसके प्लाज्मोडियम को किल करता है। नहीं, ये आंसर नहीं है। स्मोक का और प्लाज्मोडियम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, प्लाज्मोडियम तो एक हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जो इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये एक सब्सटेंसेस हैं, केमिकल कंपाउंड सब्सटेंसेस हैं जो कि मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, स्मोक कभी भी किल नहीं कर सकता। ठीक है, जो आंसर गलत है। नेक्स्ट, फायर इंक्रीजेज टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर। ठीक है, कि जो आग है ये क्या करती है, टेम्परेचर को ज़्यादा करती है। इससे क्या होता है कि जो हवा के अंदर प्लाज्मोडियम वो मर जाता है। नहीं, हवा के अंदर तो प्लाज्मोडियम नहीं होता। ठीक है, प्लाज्मोडियम तो मॉस्किटो के अंदर होता है। हमने 2 पढ़ा था, एनीफोलस मॉस्किटो, याद है आपको? ठीक है, फिर मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। यस, इट इज़ द बेस्ट आंसर। वाई? कि हमें तो ये पता है कि प्लाज्मोडियम को लेके जाने वाला जो कैरियर है वो है मॉस्किटो। तो जब स्मोक लगाते हैं, हम धुआं लगाते हैं, आग जलाते हैं, तो स्मोक की वजह से जो मॉस्किटो है वो दूर भागता है। ठीक है, वो खुद को रिपेल करता है। तो नंबर सी इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, नंबर सी इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 में क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो हाइपोथेसिस में
नहीं आता, ठीक है, जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट जो हाइपोथेसिस को जो है फॉलो नहीं करता। सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या था। साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से। फिर हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? हाइपोथेसिस इसको कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज बेसिकली टेंटेटिव स्टेटमेंट विच इज एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होती है टेंटेटिव, जो झूठ भी हो सकती है, जो सच भी हो सकती है, जैसे जुटलाया भी जा सकता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रूफ देने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो उसको फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। पहले बात है कि इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डाटा, बिल्कुल ठीक है। कि हाइपोथेसिस पे सबसे पहली बात ये कि हाइपोथेसिस क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, कि उसके अंदर जितने भी डेटा होता है वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है। नंबर 2, इट मस्ट बी टेस्टेबल। यस, हाइपोथेसिस जो भी हमें दिए जाते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस राइट है और रॉन्ग है, ठीक है। तो नंबर सेकंड भी नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा है कि विच वन द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सी स्टेटमेंट जो इसको फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। तो नंबर थर्ड है सी, इट मस्ट बी करेक्ट। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर है कि हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती, जो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट में यही लिखा गया है कि इट इज़ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस नेवर बी करेक्ट, ये गलत भी हो सकता है। तो नंबर जो सी है ऑप्शन, ये बिल्कुल ठीक है। इसका ऑप्शन में क्या आता है? इसका आंसर क्या है? नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिडक्शंस और मेड फ्रॉम, कि डिडक्शंस हम किस से बनाते हैं, डिडक्शन हम किस चीज़ से करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं बताऊंगा बायोलॉजिकल मेथड, आपको याद कराऊंगा, फिर डिडक्शन का बताऊंगा। कि बायोलॉजिकल मेथड में हमने 5 स्टेप पढ़े थे, 6, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, ठीक है। मतलब कि पहले आता है बायोलॉजिकल मेथड में रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर ऑब्जर्वेशन आती है, फिर हाइपोथेसिस आता है, फिर डिडक्शन आता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हम डिडक्शन किस चीज़ से बनाते हैं। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन। फिर हमारे पास क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। फिर हमारे पास क्या आता है? हाइपोथेसिस। और फिर क्या आता है? डिडक्शन। तो देखें कि डिडक्शन हमने किससे बनाया? हाइपोथेसिस से। डिडक्शंस आर मेड फ्रॉम हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी, हाइपोथेसिस। क्या है? बी, हाइपोथेसिस द बेस्ट एंड सुटेबल आंसर। फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत याद देनी करा दूँ, डिडक्शन कहते हैं किसे। डिडक्शन हम बेसिकली ड्रॉ करते हैं हाइपोथेसिस से, एक अखज़ निकालते हैं, एक नतीजा थोड़ा बहुत निकालते हैं कि जिससे हम दूसरी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। कि हम ये कहते हैं कि हमने ये हाइपोथेसिस किया कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया लगता है। तो हमने ये कहा कि हाँ भाई, जितने भी लोग हैं उनको प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया लगा होगा। हमने ये बात एक्स्ट्रा कर दी ना कि जितने भी लोग और हैं उनको जो मलेरिया लगा है वो प्लाज्मोडियम की वजह से लगा है। तो हमने क्या वो किया था? डिडक्शन। तो डिडक्शन हमने कहाँ से निकाली थी? हमने हाइपोथेसिस से निकाली थी। सो बेस्ट आंसर इज बी, हाइपोथेसिस। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, कि कौन सी इसमें ऑप्शन ऐसा है कि वो बिल्कुल ठीक होगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस को देखें, ठीक है, हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट दी गई है उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल ट्रू है? नंबर 1 है लॉजिकल आंसर। ए ऑप्शन क्या है? लॉजिकल आंसर, ठीक है, कि हाइपोथेसिस में हमारे पास जो होता है वो आंसर लॉजिकल होता है, ठीक है। फिर बी है पॉसिबल आंसर। बी क्या है हमारे पास? पॉसिबल आंसर, कि हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है अगर हम उसको देखें तो वो क्या है, जो आंसर हमारे पास आता है उसकी स्टेटमेंट का वो पॉसिबल भी हो सकती है। जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है वो हमारे पास पॉसिबल भी है। ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हम पॉसिबल आंसर भी कह सकते हैं उसे। फिर हाइपोथेसिस बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि जो हाइपोथेसिस है वो किस पर बेस करता है? वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है।
फिर नंबर सी डी है ऑल ऑफ देम, कि जो ऊपर वाली बात आपने बताए ये सब ट्रू है, तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ देम, नंबर डी। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच इज मेड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाती है जो हम ऑब्जर्वेशन को देखते हुए बना लेते हैं, ठीक है ना। पहली बात इसमें की कि हाइपोथेसिस जो होता है वो थोड़ा बहुत लॉजिकल होता है, बिल्कुल लॉजिकल होता है। क्यों लॉजिकल होता है? उसमें वजह ये है कि हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाता है, ठीक है ना। नंबर बी पॉसिबल आंसर, उसमें पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हाँ भाई मतलब पॉसिबल है ना, ठीक है, कि जो आंसर हमने दिया है वो पॉसिबल भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है लेकिन वो पॉसिबल भी हो सकता है। फिर जो हाइपोथेसिस है वो बेस्ड अपॉन किस पे, ऑब्जर्वेशन पे। हाइपोथेसिस बनाती है हम ऑब्जर्वेशन से, जिस तरह हमने डिडक्शन हाइपोथेसिस बनाया था इस तरह हाइपोथेसिस किससे बनता है, ऑब्जर्वेशन से। तो मतलब जो ऊपर वाले आंसर हैं तीनों ये क्या है, बिल्कुल ऑल राइट है। तो नंबर डी इज द बेस्ट सूटेबल आंसर, ठीक है। कौन सा आंसर इसमें सूटेबल है, नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 8, द एक्चुअल आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज, कि साइंटिफिक प्रॉब्लम का जो एक्चुअल आंसर है वो कौन सा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नहीं, हाइपोथेसिस नहीं, डेटा नहीं, कंक्लूजन यस, नंबर डी इज द एक्चुअल आंसर। वाई? अब हम पढ़ेंगे कि क्यों। ऑब्जर्वेशन हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम का एक्चुअल आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हम थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन करते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत मुशाहिदा करते हैं, असल रिजल्ट्स हमें एक्सपेरिमेंट के बाद मिलते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस तो हमारे पास पॉसिबल आंसर होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, तो हम जुटला भी सकते हैं नहीं। डेटा तो एक रॉ डेटा होता है, डेटा को देख के उसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद उसका कंक्लूजन निकाला जाता है, तो डेटा भी आंसर नहीं है। कंक्लूजन इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि कंक्लूजन सारे प्रोसेस करने के बाद एक जो फाइनल हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट आता है जिसे हम कंक्लूजन में कहते हैं, वो हमें सारे साइंटिफिक प्रॉब्लम को बता रहा होता है। सो द बेस्ट आंसर इज डी, ठीक है, डी इसका क्या है, बेस्ट आंसर है। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बींग्स, कि कौन सा मॉस्किटो है जो ह्यूमन बींग के अंदर, जो इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। तो सबसे लास्ट टॉपिक आपको याद हो, और डेटा ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमने जो बायोलॉजिकल मेथड में पढ़ा था कि ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम टू द ह्यूमन बींग थ्रू द फैक्टर ऑफ, कौन सा फैक्टर था, मॉस्किटो का। तो उसमें एक हमने नाम पढ़ा था एनीफोलस का, कि जो एनीफोलस एक ऐसा मॉस्किटो था जो मॉरिशस से आया था, बर्डेर से आया था, जिसके स्टोमक के अंदर प्लाज्मोडियम था, और जो ट्रांसमिट हुआ था बेसिकली मॉरिशस के अंदर से, वो वहाँ से कैरी करके आया था, और फिर अब वो स्टोमक से गया था उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, और स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर वो उसने इंजेक्ट किया था ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। तो एनीफोलस जो है इसका सूटेबल आंसर है। क्यूलियस भी नहीं है, एडीज भी नहीं, और ऑल ऑफ देम नहीं। तो बेस्ट आंसर इसका क्या है, ए इज द बेस्ट आंसर। एनीफोलस मॉस्किटो transmitted the plasmodium in human beings. So the best answer is A. Next है number 10, number last one, कि for the first time who found plasmodium in the blood of malarial patient, कि सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम को डिटेक्ट किया था, पता किया था उसके बारे में, ठीक है। तो आप स्टूडेंट आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने लेविरॉन साइंटिस्ट का पढ़ा था, जिन्होंने प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट के अंदर सबसे पहले प्लाज्मोडियम को डिटेक्ट किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने जैसे आपको याद भी हो कि लेविरॉन का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ब्लड दिया था, उसको सैंपल लिए थे, फिर उसके ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया था, और उन्होंने ये बताया था कि मलेरियल पेशेंट के अंदर जो फैक्टर है मलेरिया कॉज करने का वो क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे इनको चेक किया था। सो इसका बेस्ट आंसर क्या है, लेविरॉन, नंबर बी इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एमसीक्यू सॉल्विंग का आपको एमसीक्यू सॉल्व थोड़े बहुत याद भी हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।